नमस्कार दोस्तों, अपने साहित्य मोड़ चैनल पर मैं धनश्री करमरकर आपके लिए लेकर आई हूँ सुधा अरोरा जी की कहानी समुद्र में रेगिस्तान। दिन, हफ्ते, महीने, साल, लगभग 35 सालों से वे खड़ी थी, खिड़की के आयताकार फ्रेम के 2 हिस्सों में बटे समुद्र के निस्सीम विस्तार के सामने, ऐसे जैसे समुद्र का हिस्सा हो वे। गहराते गहराते समुद्र की उफनती पछाड़ खाती फेनी लहरों के गतिशीलता के बीच एकमात्र शांत, स्थिर और निश्चल वस्तु की तरह वे मानो कैलेंडर से जड़े एक खूबसूरत लैंडस्केप का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। आंटी, थोड़ी शक्कर चाहिए। दरवाजे की घंटी बजने के साथ 6-7 साल के 2 बच्चों में से एक ने हाथ का खाली कटोरा आगे कर दिया। बच्चों की आंखों के चुंबकीय आकर्षण से उन्होंने आगे बढ़कर खाली कटोरा लिया, रसोई में जाकर उसे चीनी से भरा और लाकर बड़े बच्चे को थमा दिया। संभालना। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ एक का गाल थपथपाया और जिज्ञासु निगाहों से देखा। पूछा कुछ नहीं। वहाँ, बच्चे ने आंटी की मोहक मुस्कान में सवाल पढ़ पड़ोस की फ्लैट की ओर इशारा किया, जो किसी बड़ी कंपनी का गेस्ट हाउस था। वहाँ अब भी आए हम लोग, दुबई से, विदेशी अंदाज में आंखों खींचते हुए बड़ी लड़की ने कहा। पीछे से नाम की पुकार सुनकर एक ने दूसरे को टोका। लौटते बच्चों की खिलखिलाहट को वे एकटक निहारती रही। एक खिलखिलाहट पलटी। थैंक यू आंटी। उन्होंने स्वीकृति में हाथ उठाया और बेमन से मुड़ गई खिड़की की ओर। उनके पीछे पीछे हवा में थैंक यू आंटी के टुकड़े तिर रहे थे। 30 साल पहले समुद्र ऐसा मटमैला नहीं था। चढ़ती दोपहरी में वो आसमान के हल्के नीले रंग से कुछ ज़्यादा नीलापन लिए दिखता। आसमानी नीले रंग से 3 शेड गहरा, लगता जैसे चित्रकार ने समुद्र को आंकने के बाद उसी नीले रंग में सफ़ेद मिलाकर ऊपर के आसमान पर रंगों की कूची फेर दी हो। आसमान और समुद्र को अलग करती बस एक गहरी नीली लकीर। डूबता सूरज जब उस नीली लकीर को छूने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरता तो लाल गुलाबी रंगों का तूफान सा उमड़ता। वे सारे काम छोड़कर उठती और कूंची लेकर उस उड़ते अबीर को कैनवास पर उतारने बैठ जाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तस्वीर पूरी होने पर खिड़की के बाहर की तस्वीर का अपनी तस्वीर से मिलान करती और अपनी उंगलियों पर रिस जाती। उन्हें थाम लेते ऑफिस से लौटे साहब के मजबूत हाथ और उनकी उंगलियों पर होते साहब के नम होंठ। कुछ साल बाद एक दिन अचानक, जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होने पर बच्चे वापस पंचगनी के हॉस्टल लौट गए, उन्हें समुद्र कुछ बदरंग सा नीला लगा, जिसमें जगह जगह नीले रंग के धुंधलाए चकत्ते थे। खिड़की के बाहर दिखाई देता समुद्र पहले से भी ज़्यादा विस्तारित था। वैसा ही अछोर विस्तार उन्हें अपने भीतर पसरता महसूस हुआ। उनका मन हुआ कि उस निजाट, निर्जन, असीम विस्तार पर घर लौटते हुए पक्षियों की एक कतार आंक दे, जिनके उड़ने का अक्स समुद्र की लहरों पर पड़ता हो। उन्होंने पुराने सामान के ज़खीरों से कैनवस और कूची निकाली, पर कैनवस सख्त और खुरदरा हो चुका था और कूची के बाल सूखकर अकड़ गए थे। वे बार बार खिड़की के बाहर की तस्वीर को बदलने की कोशिश करती, पर उस कोशिश को हर बार नाकाम करता हुआ समुद्र फिर समुद्र था, जिद्दी, भयावह और खिलंदड़ा। खिलंदड़े समुद्र के किनारे किनारे कुछ औरतें प्रेम में बच्चों को घुमा रही थीं। एक युवा लड़की के कमर में बंधे पट्टे के साथ बच्चे का कैरियर नथी था, जिसमें बच्चा बंदरिया की बच्चे की तरह माँ की छाती से चिपका था।
न जाने कब उन्होंने उस लड़की की जगह अपनी कमर बंधे पट्टे के साथ बच्चे को अपनी छाती से चिपका महसूस किया। मुझे अपना बच्चा चाहिए। साहब की बाहों के घेरे को हथेलियों से कसते हुए उनके मुंह से करा सा वाक्य फिसल पड़ा। साहब के हाथ झटके से अलग हुए और बाएं हाथ की तर्जनी को उठाकर उन्होंने बरस दिया, फिर कभी मत कहना ये तीनों तुम्हारे अपने नहीं है क्या? कार्निस पर रखी बच्चों की तस्वीर उठाकर साहब मुग्ध भाव से निहारने लगे। फ्रेम में जड़ी हुई तीनों बच्चों की हंसी के साथ साहब की तर्जनी की हीरे की अंगूठी की चमक इतनी तेज थी कि वे कह ही नहीं पाई कि इन बच्चों का बचपन कहाँ देखा उन्होंने। वे तो जब ब्याह कर इस घर में आई तो 8, 6 और 2.5 साल के तीनों बेटों ने अपनी छोटी माँ का स्वागत किया था और वो दहलीज लांघते ही एकाएक बड़ी हो गई थी। वो अपने 10वें माले की फ्लैट की ऊंचाई से सबको तब तक देखती रही जब तक समुद्र की पछाड़ खाती लहरें उफन उफन कर जमीन से एकाकार नहीं हो गई। सब कुछ गड़ड़ बड़ड़ होकर धुआं धुआं सा धुंधला हो गया। न जाने कब वो खिलंदड़ा समुद्र एकाकी और हताश रेगिस्तान में बदल गया। वे खिड़की पर खड़ी होती तो उन्हें लगता उनकी आंखों के सामने हिलोरे लेता समुद्र नहीं, दूर दूर तक फैला खुश्क रेगिस्तान है। यहाँ तक कि वे अपनी पनाई आंखों में रेत की किरकिरी महसूस करती, वहाँ से हट जाती। तुम्हें डेजर्ट फोबिया हो गया है, तुम्हें समुद्र नहीं लगता रेगिस्तान लगता है। साहब हंसते हुए कहते, इसका इलाज होना चाहिए। समुद्र की उफनती लहरों में एक लंबे अरसे तक वे रेत का गुबार उठती देखती रहती। फिर एक दिन अचानक साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो उनका अतीत बन गए। पीछे छोड़ गए बेशुमार जायदाद और 3 जवान बेटे। उतने ही अचानक उन्होंने अपने को जायदाद और तीनों बेटों के साथ कोर्ट कचहरी के मुकदमों और कानूनी दांवपेचों से घिरा पाया। तीनों बेटों के घेरने पर उन्होंने कहा कि उन्हें साहब की जमा पूंजी, फार्म हाउस और बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, सिर्फ ये घर उनसे न छीना जाए। उन्हें लगा उनके जीने के लिए ये खिड़की और खिड़की से बाहर दिखता आसमान और वो रेगिस्तान बहुत ज़रूरी है। घर उन्हें मिला पर बच्चे छिन गए। तीनों बेटे अब विदेश में थे। ज़मीन जायदाद की देखरेख करने साल छमाही आ जाते थे, पर आकर छोटी माँ के दरवाजे पर दस्तक देना अब उनके लिए ज़रूरी नहीं रह गया था। उन्हें पता ही नहीं चला कब वो धीरे धीरे खिड़की के चौकोर फ्रेम के जड़े लैंडस्केप का हिस्सा बन गई। आंटी, हम लोग चले जाएंगे आज दुबई। वापस वैसे ही आँख को खींचते हुए बड़ी लड़की ने कहा, हमारे ग्रैंडपा मतलब नाना हमें लेने आए हैं, चलिए हमारे साथ, उनसे मिलिए। बच्चों ने दोनों ओर से उनकी उंगलियां थामी और उनके मना करने के बावजूद उन्हें गेस्ट हाउस की ओर ले चले। इन 4 दिनों में बच्चे उनके इर्द गिर्द बने रहे थे। सोफे पर एक अधेड़ सज्जन बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही हड़बड़ा कर उठे और अभिवादन में हाथ जोड़कर बोले, बच्चे आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आंटी बहुत अच्छी है, आंटी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है, आंटी के खिड़की से इतना अच्छा व्यू दिखता है। बोलते बोलते वो रुके, चश्मा नाक पर दबाया और आंखें 2-3 बार झपका कर बोले, अगर मैं गलत नहीं तो आर यू छवि? छवि छवि जैसे किसी दुर्घटना में इंद्रियां संज्ञाहीन हो जाए, वे जहाँ थी वहाँ खड़ी जैसे सचमुच बुद्ध बन गई। हाँ, पर आप? बोलते हुए उन्हें अपनी आवाज़ किसी कुएं के भीतर से उभरती लगी। नहीं पहचाना ना? मैं महेश गुप्ता, कॉलेज में तुम्हारा मजनू नंबर 1। कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। ये दोनों मेरे
अरे तुम भी अब नानी दादी बन गई होगी, पोते पोतियों वाली। अपने साहब से तो मिलवाओ। उन्होंने आंखें झुकाई और सिर हिला दिया। वे नहीं रहे। सॉरी, मुझे पता नहीं था। उन सज्जन ने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ ऐसे बांध ली जैसे हथकड़ियाँ पहना दी हो। चलती हूँ। वे रुकी नहीं, घर की ओर मुड़ गई। पीछे से छोटे बच्चे ने उनका पल्लू थामा। आंटी, आंटी। वे मुड़ी। बच्चे ने एक पल उनकी सूनी आंखों में झांका, फिर पुचकारता हुआ धीरे से बोला, आंटी, यू आर एन एंजल। वे मुस्कुराई, पसीजी हथेलियों से गाल थपथपाया, फिर घुटने मोड़कर नीचे बैठ गई। उसका माथा चूमा। थैंक यू। और घर की ओर कदम बढ़ाए। कांपते हाथों से उन्होंने चाबी घुमाई। दरवाज़ा खुला। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स के कोनों पर लिखा उनका छोटा सा नाम वहाँ से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया था। कमरे के बीचों बीच वो नाम जैसे उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। वे हुलस कर उससे मिली और ढह गई, जैसे बरसों पहले बिछड़े दोस्त से गले मिली हो। खिड़की के बाहर रेगिस्तान धीरे धीरे हिलौरे लेने लगा था, और फिर न जाने कैसे खिड़की के बाहर हिलौरे लेता रेगिस्तान उमड़ते समुद्र की तरह बेरोक टोक कमरे में चला आया और सारे बांध तोड़कर उफनता हुआ उनकी आंखों के रास्ते बह निकला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स करके भेजिए, और साहित्य मोड़ यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।